हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था बोल यांग बोलता है ज़ू फेन मेरी बात ध्यान सुनो, तुम यहाँ से निकल जाओ। मैं यहाँ पे नैंड बीट जितना हो सके उतना रोक के रखता हूँ। मेरे पास में ऑलरेडी बहुत कम सोल पावर बाकी है। अगर तुम यहाँ पे थोड़ा और लेट करोगे तो शायद हम दोनों ना बच पाए, इसी वजह जल्दी से निकल जाओ। वही हम देखते हैं बोल यांग के सारे बीस्ट लगातार फाइट कर रहे होते हैं। वो लोग पूरे ट्रैक कर रहे होते, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोई भी एंड बीस्ट ज़ू फेन के ऊपर अटैक ना कर पाए। ज़ू फेन बोलता है बोल यांग माफ करना, ये मेरी आदत ही नहीं है। मैं यहाँ पे तो छोड़ के नहीं जाने वाला, क्यों मुझे पता है कि मैं यहाँ निकल गया ना तो तुम पक्का से मारे जाओगे। लेकिन बोल यांग अभी हालत में नहीं था कि वो ज़ू फेन की कोई बात सुन सके। उसे लगता है शायद से यहाँ पे ज़ू फेन निकल चुका है। बोल यांग सोचा चलो कोई बात नहीं, मुझे पता है मैं भी अनकॉन्शियस होने वाला हूँ, पर एटलीस्ट मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने यहाँ मरते मरते ज़ू फेन को सेव कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं बोल यांग वहीं बेहोश हो गया होता है। बोल यांग के बेहोश होने के साथ उसके सारे बीस्ट अनसमन हो गए होते हैं। लेकिन अब भी हम देखते हैं सामने की तरफ बहुत सारे एंड बीस्ट बाकी होते हैं और ये चीज यहाँ पे क्लियरली शो कर रही थी कि फाइट अभी बाकी है। उसके बाद हम देखते हैं सारे के सारे एंड बीस्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और ज़ू फेन का नोआ भी लगातार आगे बढ़ के काउंटर अटैक कर रहा होता है। हालांकि यहाँ पे नोआ बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर जो एंड्स की क्वांटिटी थी वो काफी ज्यादा थी। इसी वजह से धीरे धीरे करके नोआ को भी काफी दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए है तो वही लाइट रैंक पे ही, और उसके सामने बहुत सारे पावरफुल लॉर्ड रैंक के बीस्ट है जिनके नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रहे। ज़ू फेन सोचते यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, अगर इस तरह चलता रहना तो हम भी हार जाएंगे। और जो कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ बोल यांग भी हो चुका है और ये सारे के सारे एंड बीस्ट बहुत ज्यादा है। नोआ के इस फॉर्म के अंदर हम लोग बिल्कुल भी नहीं जीत पाएंगे। उसके बाद ज़ू फेन बोलता है नोआ मेरी बात ध्यान सुनो और तुम्हें यहाँ पे होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं, और जबकि यहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं है तो तुम अपने रियल फॉर्म में आ सकते हो। बारी आ चुकी है इन सारे लॉर्ड रैंक के बीस्ट को दिखाने की कि आखिर इन सारे छोटे मोटे बीस्ट के सामने रियल एम्परर है कौन। तो अभी हम देखते हैं नोआ वहाँ पे अपनी इस फॉर्म को गायब कर देता है और अपनी रियल मिथिकल फॉर्म में आ गया होता है। और नोआ की रियल फॉर्म को देख के क्लियरली पता चल रहा था कि वो कितना खतरनाक है। ज़ू फेन बोलता है नोआ मुझे नहीं पता तुम्हारे अटैक कौन से है, तो अब यहाँ पे तुम अपने हिसाब से कोई भी अटैक कर सकते हो। तो अभी हम देखते हैं नोआ अपने पास में एक ब्लैक होल क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से सामने के जितने भी एंड बीस्ट होते हैं वो सब उसकी तरफ आने लगते हैं। हालांकि इस फॉर्म में आने की वजह से ज़ू फेन की बहुत ही सोल पावर खर्च हो रही थी, पर ज़ू फेन जैसे ही वहाँ पे देखता है कि नोआ का फुल पोटेंशियल बहुत ज्यादा है तो काफी खुश हो जाता है। नोआ गले लगाता है, नोआ तुम बहुत ही कमाल के हो, मैंने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था कि तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होगी। तीन लॉर्ड रैंक के बीस्ट को इस एंड बीस्ट को मारने में काफी दिक्कत हो रही थी, और तुमने यहाँ पे एक ही बार में सामने के सारे बीस्ट को मार दिया, सच में काफी कमाल की बात है। पर अभी यहाँ पे लगातार बीस्ट आते जा रहे हैं तो हम बिल्कुल भी रुक सकते। चलो यहाँ पे आगे बढ़ो और इन सबको दिखाओ कि आखिर इन्होंने तुम्हारे साथ फाइट करके कितनी बड़ी गलती करी है। उसके बाद हम देखते हैं नोआ वहाँ पे हवा के अंदर स्ट्राइक लगा रहा होता है और उसकी स्ट्राइक के टच हुए बिना भी वहाँ पे सारे के सारे एंड बीस्ट मारे जा रहे होते हैं। हालांकि यहाँ पे ये तरीका भी काफी पावरफुल था, पर नोआ को इसके अंदर बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि ये तरीका था से एंड बीस्ट बहुत धीरे धीरे मर रहे थे और नोआ के पास इतना टाइम नहीं कि वो यहाँ पे एक एक करके मारे। उसके बाद हम देखते हैं नोआ वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाता है और उन सारे एंड्स के ऊपर पहुंच जाता है। ऊपर जाने के साथ ही नोआ वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लैक होल क्रिएट करता है ताकि वो वहाँ पे एक ही बार के अंदर सारे के सारे एंड बीस्ट को मार सके। और हम देखते सही में वो अटैक काफी काम का होता है। सिर्फ एक सिंगल अटैक के अंदर सारे के सारे एंड बीस्ट के चले जाते हैं। ये पूरी की पूरी ए रैंक की डंजन बिल्कुल खाली हो चुकी थी, अब यहाँ पे एक भी एंड बीस्ट नहीं बचा। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं ज़ू फेन की सोल पावर बिल्कुल खत्म हो गई होती है, बिल्कुल बोल यांग की तरह वो भी किसी वक्त अनकॉन्शियस होने वाला था। ज़ू फेन सोचता था ये जो अटैक है ना ये बहुत ही खतरनाक है, तो मुझे यहाँ पे नोआ को उसके रियल फॉर्म में बहुत ही हिसाब से लाना होगा। अभी मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ कि उसकी रियल फॉर्म को संभाल सकूं। हालांकि नोआ की रियल फॉर्म की पावर बहुत ही कमाल की है, पर वो यहाँ पे उतनी ज्यादा सोल पावर यूज करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मास्टर लैंड की टीम काफी शॉक हो गई होती है। मास्टर लैंड बोलते आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे डंजन के अंदर काफी खतरनाक अटैक हुए हैं। जिस बड़े लेवल पे अटैक हुआ है ना, मेरे हिसाब से स्नोफील्ड आर्मी जल्दी यहाँ पे आती होगी, तो हम लोग का यहाँ पे ज्यादा देर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। चलो यहाँ चलते हैं। मास्टर लैंड बोलते चलो यहाँ चलते हैं और हम चलेंगे एस रैंक के डंजन के अंदर, वहाँ पे जाके और ज्यादा क्यूस मचाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं बोल यांग को, जिसको थोड़ा बहुत होश आ गया होता है, पर अभी वो स्टेट में नहीं होता कि वो कुछ समझ सके। बोल यांग को लग रहा था कि वो मारा जा चुका है और अब वो यहाँ पे मरने के बाद में हेवन से पहुंच चुका है। वैसे भी अपने सामने जो देख रहा था ना वो उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। आसमान के अंदर एक गॉडली क्रिएचर है जो कि वहाँ पे सब कुछ एब्जॉर्ब किए जा रहा है। पर तभी हम देखते हैं बोल यांग वहाँ वापस से बेहोश हो गया होता है, क्योंकि वैसे भी उसकी सोल पावर अभी तक उतनी वापस नहीं आई थी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं टेंजिंग और नाइट को वाले आ गए होते हैं ताकि वो वहाँ पे ज़ू फेन को ढूंढ सके। टेंजिंग बोलते यहाँ पे इस डंजन के अंदर हर जगह ढूंढना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें यहाँ पे ज़ू फेन की सेफ्टी का इंश्योर करना होगा। तो अभी हम देखते हैं टेंजिंग का असिस्टेंट फोन करते हुए बोल रहा होता है मुझे ये दोनों मिल गए और बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं, बोल यांग और ज़ू फेन दोनों ही जिंदा है। पर मैं यहाँ पे अभी ये देख पा रहा हूँ ना, उस पर यकीन करना काफी मुश्किल है।
इसी वजह से आप सारे लोग एक काम करो, जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद खुद देख लो कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी कुछ देख पा रहा हूँ वो चीज बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही। वैसे मेरे हिसाब से एक प्रोफेशनल टेमर और एक अप्रेंटिस टेमर सिर्फ 2 बंदे मिलकर ये काम नहीं कर सकते। यहाँ पे इतने सारे बीस्ट मरे हुए हैं कि आखिर कौन यकीन करेगा। थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं बोलियांग अपनी आँख खोलता है। बोलियांग सोचा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या मैं जिंदा हूँ, आखिर मैं कौन सी जगह पे हूँ और मेरी बॉडी इतनी पेन क्यों कर रही है। अपने आप को चेक करने का तो बोलियांग को पता चल जाता है कि वो जिंदा है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। पर आखिर मुझे सेव किया किसने, क्या वो जू फैन था या फिर टैंक्स ने आके मुझे सेव किया है, मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं वहाँ बेहोश हो चुका था और जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर पड़ा था। मुझे यहाँ पे कुछ भी ढंग से याद तो नहीं, पर मैं यहाँ पे इतना जरूर कह सकता हूँ, जिस बीस्ट को मैंने वहाँ पे देखा था ना, वैसा बीस्ट मैंने आज तक कभी नहीं देखा। सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल के दूसरे कमरे का सीन दिखाया जाता है। जू फैन को फाइनली उठता हुआ देख के यूना काफी खुश हो गई होती है। यूना बोलती है जू फैन तुम ठीक तो हो ना। जू फैन बोलता है यूना तुम यहाँ पे, मैं तो डंजन के अंदर था ना, और आखिर मैं यहाँ पे कौन सी जगह पे हूँ मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा। यूना बोलती है जू फैन तुम यहाँ पे सिटी हॉस्पिटल के अंदर हो, तुम वहाँ पे डंजन के अंदर अनकॉन्शियस हो गए थे, पर बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हें बिल्कुल भी सीरियस इंजरी नहीं हुई। लेकिन जो दूसरा बंदा तुम्हारे साथ में था ना, वो काफी सीरियसली इंजर्ड है, और बहुत ही अच्छी बात है कि वो मरा नहीं, वो अभी तक जिंदा है और शायद से यहाँ पे किसी वक्त होश में आता ही होगा। जू फैन बोलता है बहुत ही अच्छी बात है, बोलियांग कुछ नहीं हुआ। जैसे वो एंड बीस्ट अटैक कर रहे थे ना, मुझे लगता हम सारे लोग मारे जाएंगे, पर आखिर यहाँ पे नोआ कहाँ पे है, मैं उसको देख नहीं पा रहा। तो अभी हम देखते हैं नोआ वहाँ पे जू फैन करीब आ गया होता है, लेकिन जू फैन जब नोआ की तरफ देखता है तो काफी शौक हो जाता है। जू फैन को यकीन ही नहीं हो रहा होता कि नोआ अब 9 स्टार पहुंच चुका है। और सबसे ज्यादा कमाल की बात यह कि नोआ की सोल पावर 75,000 हो गई होती है, जबकि बोलेंगे सबसे पावरफुल बीस्ट की भी सोल पावर 60,000 से कम थी। आखिर यहाँ पे नोआ की सोल पावर इतनी इंक्रीज हो कैसे गई, क्या यहाँ पे नोआ के रियल फॉर्म में आने की वजह से हुआ था या फिर कोई और बात है। अब मैं यहाँ पे यूना से पूछ नहीं सकता, मुझे घर पे जाना होगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं नोआ और जू फैन अपने घर पे आ गए होते हैं। घर पे आने के साथ ही जू फैन सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे गुड हैंड्स का यूज किया नहीं और ना ही इतनी कोई फाइट करी कि सोल पावर इंक्रीज हो। मुझे लगता है यहाँ पे इस मैटर के बारे में मुझे नोआ से ही पूछना होगा, ऐसे यहाँ पे कुछ ही पता नहीं चलने वाला। उसके बाद हम देखते हैं जू फैन बोलता है नोआ मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी सोल पावर इतनी इंक्रीज कैसे हो गई। नोआ बोलता है बिल्कुल सिंपल सी बात है, वो जितने भी एंड बीस्ट थे ना, मैंने उसको डिवाइड कर लिया, इसी वजह से मेरी सोल पावर के अंदर इतना इंक्रीज आया है। ये बात सुनने के साथ ही जू फैन काफी शौक की तरह सोच रहा होता है, क्या इसका मतलब ये हम लोग को यहाँ पे सोल पावर बढ़ाने का एक नया तरीका मिल चुका है। और अगर यहाँ पे ये चीज हर एक बीच के साथ हो सकती है तो यहाँ पे इस चीज का सारे लोग को ऑलरेडी पता चल गया होगा, तो इसी वजह से यहाँ पे ये बात तो क्लियर है ये हर एक बीच के साथ नहीं होता। तो क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल है, वहाँ पर डंजन के अंदर कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से नोआ उन सारे के सारे एंड बीस्ट को एब्जॉर्ब कर सके। वैसे वहाँ पे पूरे के पूरे डंजन के अंदर एक ही अलग चीज हुई कि नोआ वहाँ पे अपने रियल फॉर्म के अंदर आया। हालांकि यहाँ पे रियल फॉर्म में आने के बावजूद नोआ ने लेवल चेंज नहीं किया था, सिर्फ यहाँ पे इस वजह से ताकि मैं अपने सोल पावर कंटिन्यू कर सकूं। पर एक बात तो क्लियर थी, नोआ की रियल फॉर्म और फेक फॉर्म के अंदर पावर का एक बहुत ही बड़ा गैप है जिसको क्लियरली देखा जा सकता है। और नोआ वहाँ पे जितनी इजली लॉर्ड लेवल के एंड बीस्ट को मार पा रहा था, इससे एक बात तो क्लियर है, या फिर तो नोआ मुनाक लेवल पे है या फिर वो लॉर्ड लेवल के पीक पे है। इससे कम पावर की उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं हो रही। अब मैं यहाँ पे खुद से कुछ भी नहीं सोच सकता, मुझे नोआ से पूछना होगा। उसके बाद हम देखते हैं जू फैन नोआ से पूछता मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे तुम्हारी पावर अब स्नो विच बैरस के बराबर हो चुकी है। नोआ सोचता है स्नो विच बैरस, मेरी इस फॉर्म की पावर अभी तक इतनी नहीं हुई है कि मैं उसको हरा सकूं। उसके बाद हम देखते हैं नोआ मना कर देता है कि अभी वो यहाँ पे स्नो विच बैरस को नहीं आ सकता। उसके बाद जू फैन बोलता है मुझे एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ सिस्टर टैंक्सिन के बीच को हरा सकते हो, वो जो बुल डीमन था जिसे हम लोग पहले मिले थे। नोआ सोचता हाँ मेरी जो फेक फॉर्म है ना वो इतनी तो पावरफुल है। उसके बाद नोआ हाउल करते हुए बोलता है हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। जू फैन काफी खुश हो गया था, सोच रहा होता है अगर नोआ बोल रहा है वो यहाँ पे टेंजिंग के बीच को हरा सकता है और नोआ की जो ट्रू फॉर्म है वो थोड़ी ज्यादा पावरफुल है, इसका मतलब शायद से यहाँ पे नोआ की ट्रू फॉर्म की पावर लॉर्ड लेवल के पीक पे या फिर मुनाक लेवल के अर्ली स्टेज पे हो सकती है। पर मुझे यहाँ पे नोआ का ब्लैक होल अटैक याद है, वो बहुत ही डेंजर डिस्ट्रक्टिव था। वैसा अटैक आज तक मैंने किसी बीच के बाद नहीं देखा और सिर्फ उस बड़े से खतरनाक अटैक की वजह से मेरी पूरी सोल पावर खत्म हो गई। इसका मतलब जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक नोआ को ट्रू फॉर्म में नहीं आना, वरना मेरा वहाँ बेहोश होना पक्का हो जाएगा। और साथ ही मुझे लगता है मुझे अपनी पावर काफी इंक्रीज करना होगा ताकि नोआ को यहाँ पे इतना होल्ड बैक ना करना पड़े। वैसे हम यहाँ पे ट्रू फॉर्म तभी यूज कर सकते हैं जब आसपास में कोई प्रेजेंट ना हो। अगर यहाँ पे एक बंदा प्रेजेंट होगा तो हम लोग को स्नो डाइव वुल्फ फॉर्म में फाइट करनी होगी, वरना सारे लोग काफी शक हो सकता है। मुझे लगता है सबसे पहले मुझे यहाँ पे नोआ को उसके थंडर फॉर्म में इवॉल्व करना होगा, जिससे नोआ की यहाँ फेक फॉर्म की पावर काफी बढ़ सके। ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं जू फैन नोआ को पर्पल लाइटनिंग फ्रूट दे देता है और नोआ उस पर्पल लाइटनिंग फ्रूट को इजिली खा भी आता है, उसे कोई भी दिक्कत नहीं होती। थोड़ी देर के अंदर ही हम देखते हैं नोआ की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक लाइटनिंग बाहर आने लगती है। जू फैन वहाँ पे क्लियरली फील कर पा रहा होता है कि नोआ की सोल पावर बहुत इंक्रीज हो रही है। लगता है अभी के लिए यहाँ पे नोआ को मेरी सोल पावर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद से ही ब्रेक थ्रू कर पाएगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं नोआ ने वहाँ ब्रेक थ्रू कर लिया होता है।
हम देखते हैं वहाँ पे नोआ के अंदर से काफी खतरनाक लाइटिंग बाहर निकल रही होती है। इसी के साथ में नोआ ने वहाँ पे एक और स्किल एक्टिवेट कर ली होती है जिसका नाम होता है थंडर स्पेयर। बिल्कुल इसके नाम की तरह ही नोआ एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग स्पेयर बना सकता है और काफी कमाल की बात ये है, ये स्किल इतनी पावरफुल है कि लाइटनिंग स्पेयर टच होने के साथ ही कोई भी ओपोनेंट पैरालाइज हो जाएगा। जू फैन बोलता है फाइनली अब बारी आ चुकी है कि मैं यहाँ पे लाइटनिंग क्रिस्टल यूज करूँ। ये बहुत ही टाइम से मेरे पास था और मुझे पता भी चल पाएगा कि आखिर यहाँ पे रायकागे इनकार्नेशन कितनी पावरफुल है। बहुत ही बेकार बात ये कि स्नो टोड अभी तक नहीं आया, वरना मैं यहाँ पे माइडस टच एबिलिटी यूज करते हुए इसकी क्वालिटी को काफी इंक्रीज कर सकता था। साथ ही में हम देखते हैं जू फैन सोच रहा होता है चलो छोड़ो, अब मुझे यहाँ पता नहीं कि स्नो टोड कब वापिस आएगा और मैं तो वेट नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे अभी के अभी नोआ को इवॉल्व करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं जू फैन वहाँ पे वो थंडर क्रिस्टल नोआ को देता है। उस क्रिस्टल को खाने के साथ ही हम देखते हैं नोआ को वहाँ पे रायकागे इनकार्नेशन नाम की स्किल मिल गई होती है। रायकागे इनकार्नेशन की हेल्प से वो अपना एक थंडर क्लोन बना सकता है जो कि बहुत ही पावरफुल होगा और यहाँ पे इतनी पावरफुल स्किल मिलने की वजह से नोआ भी काफी खुश होता है। इसी वजह से नोआ यहाँ पे खुशी खुशी में जू फैन के ऊपर जम मार देता है, पर नोआ के पास लाइटनिंग स्किल थी, उसकी वजह से जू फैन को एक काफी खतरनाक झटका लगता है। वो लाइटनिंग शायद इतनी खतरनाक थी कि हम जू फैन के घर के बाहर तक वो लाइट देख सकते हैं। लाइटनिंग खत्म होने के साथ ही हम देखते हैं नोआ को एक काफी खतरनाक पंच पड़ा होता है। जू फैन बोलता है नोआ मेरी बात ध्यान सुनो, अगर आगे तूने ऐसा कुछ किया ना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं प्रोफेशनल गेमर बन चुका हूँ, वरना मेरे लिए लाइटिंग को झेल पाना काफी मुश्किल होता। प्रोफेशनल गेमर बनने की वजह से मेरी फिजिक काफी पावरफुल हो चुकी है। साथ ही में हम देखते हैं जू फैन सोच रहा था काफी कमाल की बात है, मैं यहाँ पे क्लियरली फील कर पा रहा हूँ मेरा जो स्पीड में पहले के मुकाबले काफी बड़ा हो चुका है। ना सिर्फ वहाँ पे स्पेस इंक्रीज हुआ है बल्कि नोआ के लिए वहाँ पे बहुत सारी कमाल कमाल की चीजें हैं जिसको इजीली एंजॉय कर सकता है। नोआ के पास बेड है, वीडियो गेम्स है, तो इसी वजह से वो बिल्कुल बोर नहीं होने वाला। साथ ही में जू फैन बोलता है हाँ मुझे याद आया, प्रोफेशनल गेमर बनने के बाद में अब मैं यहाँ पे नोआ की स्किल्स को बहुत ही यूज कर पाऊंगा। साथ ही में हम देखते हैं जू फैन को वहाँ पे अवेकनिंग स्किल मिली होती है जिसका नाम होता है परफेक्ट कंट्रोल और यहाँ पे परफेक्ट कंट्रोल की वजह से वो यहाँ पे अपने बीस्ट की किसी स्पेसिफिक स्किल को बहुत ही यूज कर सकता है। और अभी के लिए यहाँ पे जू फैन के पास में सिर्फ थंडर स्पेयर नाम की स्किल है तो वो इसको यूज कर पाएगा। जू फैन बोला चलो ट्राई करते हैं आखिर यहाँ पे ये स्किल है कैसी। उसके बाद हम देखते हैं जू फैन ने वहाँ पे थंडर स्पेयर स्किल यूज किया होता है जिसकी वजह से लू फैन के हाथ में एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग स्पेयर आ गया होता है। यहाँ तक कि उसकी पूरी बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक लाइटनिंग बाहर निकल रही होती है। हालांकि यहाँ पे जू फैन इस वक्त एक ही स्किल यूज कर सकता है, पर ये थंडर स्पेयर स्किल जू फैन के लिए काफी है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब उसे यहाँ पे किसी के ऊपर बिल्कुल डिपेंड करने की जरूरत नहीं, वो खुद को सेव कर पाएगा। उसके बाद हम देखते हैं जू फैन बोलता है नोआ अब मैं काफी पावरफुल हो चुका हूँ तो मैं यहाँ पे तुम्हारे पर अटैक करके तुम्हें भी हरा सकता हूँ। और हम देखते हैं नोआ यहाँ पे एक्टिंग कर रहा होता है जैसे कि उस थंडर स्पेयर से उसे काफी डर लग रहा हो। अब वहाँ पे एक्टिंग खत्म होने के साथ ही हम देखते हैं जू फैन बोल रहा होता है नोआ एक काम करो, रायकागे इनकार्नेशन यूज करो, मुझे देखना है आखिर उसके लिए है कैसी। इसी के साथ हम देखते हैं जू फैन ने वहाँ पे रायकागे इनकार्नेशन एक्टिवेट कर दिया होता है जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर लाइटिंग बाहर निकलती है और एक क्लोन को क्रिएट करने लगती है। हम देखते हैं वहाँ बिल्कुल नोआ की तरह ही एक लाइटनिंग क्लोन आ गया होता है। जब जू फैन वहाँ पे उस लाइटनिंग क्लोन को क्लियर चेक करता है तब उसे पता चलता है कि यहाँ पे इस लाइटनिंग क्लोन के पास में नोआ की आधी सोल पावर है। और हालांकि ये लाइटनिंग क्लोन है ना, ये लाइट रैंक के 9 स्टार पे ही है, पर फिर भी ये काफी पावरफुल क्लोन हुआ और फाइट के वक्त ये क्लोन हमें काफी काम भी आ सकता है। जू फैन सोचता है जैसे मुझे मौका मिलेगा ना एक रियल बैटल के अंदर तब मुझे वहाँ पे सही पता चल पाएगा कि आखिर यहाँ पे रायकागे इनकार्नेशन कितनी पावरफुल स्किल है। जब तक कोई रियल फाइट का टाइम नहीं आता तब तक मुझे वेट करना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को एंट नेस्ट का सीन दिखाया जाता है। क्वीन एंट वहाँ मरी हुई होती है और हम देखते हैं उसके पास में बहुत सारे लोग आगे होते हैं ताकि वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सके कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था। वहाँ पे उस पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन को टैंगजिंग लीड कर रही थी। टैंगजिंग बोलती है मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को क्या पता चला है, क्या यहाँ पे कोई ऐसी बात है जिससे मैं पता चल सके कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था। असिस्टेंट बोलता काफी अजीब बात है, ये जो क्वीन एंट ने बहुत जल्दी मारी गई, यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे एक ही अटैक के अंदर से मारा गया हो। हालांकि यहाँ पे क्वीन एंट के पास में कोई खतरनाक फाइटिंग पावर नहीं है, पर फिर भी वो यहाँ पे एक 7 स्टार की बहुत ही पावरफुल बीस्ट है, उसको इतनी इजीली हरा पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं। यहाँ तक क्वीन एंट के पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपने सोल्जर समन कर सके खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। आज तक यहाँ पे किसी भी डंजन के अंदर एक बॉस लेवल के मॉन्स्टर के साथ में मैंने ऐसा तो नहीं देखा। आप खुद ही सोचो इसको मारने वाला स्पीड भी कितना पावरफुल होगा कि लॉर्ड रैंक के 7th लेवल के बीस्ट को भी सिर्फ एक अटैक में मार दिया। वही हम देखते हैं टैंजिंग सोच रही होती है ये काम कोई भी नॉर्मल बीस्ट नहीं कर सकता। लॉर्ड लेवल के इतने पावरफुल मॉन्स्टर को मारने के लिए कम से कम मुनाक लेवल का बीस्ट चाहिए और यहाँ पे किसी और के पास मुनाक लेवल का बीस्ट है, अभी तक हम लोग नहीं पता चला। और रही बात यहाँ पे इस डंजन की, तो इसको स्नोफील्ड आर्मी गार्ड कर रही है, तो कोई भी ऐसे एंटर कर नहीं सकता बिना स्नोफील्ड आर्मी के पास चले, कोई भी ऐसे एंटर नहीं कर सकता। और अगर कोई यहाँ पे एंटर किया है ना तो उसके प्लान काफी खतरनाक है। और अगर उन लोगों के प्लान इतने खतरनाक था कि उन लोगों ने यहाँ पे बोलियांग और जूफेंग को जाने क्यों दिया,
वो तो पक्का से अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ते। और जहाँ पे मुझे वो दोनों मिले ना, वो जगह काफी अजीब थी। ऐसा लग रहा था वहाँ पे एक बार में बहुत सारी चीज गायब हुई है, जैसे किसी बड़े से पोर्टल ने उसको अब्सॉर्ब कर लिया हो। और वो यही सब सोच रही थी, तभी हम देखते हैं बोलियांग आ गया होता है। बोलियांग को देख के टेंजिंग काफी शौक हो जाती है। टेंजिंग को देखने के साथ ही बोलियांग वहाँ पे स्माइल करने लगता है। बोलियांग बोलता है, टेंजिंग तुम कैसी हो, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। टेंजिंग बोलती है, बोलियांग क्या हुआ, इतने इंजर्ड होने के बावजूद भी तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्या तुम्हें यहाँ मुझसे कोई बात करनी थी। बोलियांग बोलता है, हाँ बात तो करनी थी, और वो बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं बोलियांग टेंजिंग सबको बताता है कि आखिर वहाँ पे क्या क्या हुआ था। और बोलियांग की सारी बातों को सुन के टेंजिंग भी काफी शौक हो जाती है। शौक होते टेंजिंग बोले, तुम्हारे कहने के हिसाब से क्वीन एंड ऑलरेडी मारी जा चुकी थी, इसी वजह से वहाँ के सारे एंड बरसात मोड में चले गए थे। अगर यहाँ पे वो सारे के सारे एंड बरसात मोड में नहीं आते तो उन लोग का इतना इंजर्ड हो पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता। टेंजिंग बोलती, अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो तुम लोग सर्वाइव किए कैसे, क्योंकि यहाँ पे इस डंजन के अंदर हजारों एंड बीस्ट थी, उन सबसे फाइट करना तुम्हारे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। अपने एक्सपीरियंस से मैं क्लियरली बता सकती हूँ, अगर यहाँ पे मेरे जितना पावरफुल इंसान भी होगा तो भी बच के नहीं आ सकता, तो आखिर तुम लोग बच के कैसे गए। बोलियांग बोलता है, सही से बोलो ना, तो मुझे यहाँ पे ध्यान नहीं कि आखिर हम लोग को सेव किया किसने, क्योंकि मैं उस वक्त अनकॉन्शियस हो गया था। लेकिन मुझे बस इतना याद है, कोई ऐसा बीस्ट था जिसने सारे के सारे लॉर्ड रैंक के एंड बीस्ट को एक साथ में अब्सॉर्ब कर लिया। यही वजह के पूरे डंजन के अंदर एक भी एंड बीस्ट नहीं बची। टेंजिंग सोच रही होती है, अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो मेरे हिसाब से पक्का से यहाँ पे कोई ना कोई मोनार्क लेवल का बीस्ट है, इससे कमजोर बीस्ट ये काम कर ही नहीं सकता। और इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।